आपके पास ऑनरेबल लोग नहीं है, आपके पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या इस मुल्क में लोग क्योंकि आपका सिस्टम जिससे आप लोग इलेक्ट करके ला रहे हैं गवर्नमेंट को वो इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और डिसऑनेस्ट है, और जो भी लोग उसके थ्रू आएंगे वो 2 नंबर होंगे, तो इवेंचुअली वो मुल्क के लिए क्या करेंगे, वो अपने लिए कुछ करेंगे। तो आपको पहले सिस्टम, जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात की जाती है, उसको सही खतूत पर इस्तेमाल करना है। अब आप 70,000 लोगों को, बीच में से 40,000 तो वाकई, अब ये किन लोगों ने भर्ती किए, PIA के मैंने आपको मिसाल दी थी कि 900 के करीब लोग एक जहाज पे जो है वो पहुंचे हैं, जब तक कैलकुलेशन जो है एवरेजिंग 400 समथिंग है। तो अगर 500 आदमी एक जहाज पे ज्यादा होंगे तो क्या प्रॉफिटेबल होगी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ इन्होंने किया है, ये इन्होंने टॉप हैवी जो ऑर्गेनाइजेशन कर दी है ना सारी, ये इन्होंने अपनी भर्तियां कर करके किया है वोटर लेने के लिए। यार वोटर लेने के लिए तुमने मुल्क डुबो दिया है, तो झूठ बोलते हो, नौकरियां दे देते हो, एक एक इदारे पे इतना इतना बड़ा बर्डन डाल देते हो कि वो उस वजन से ही बैठ जाता है। सीनियर सियासतदान ज़हीम कादरी साहब, सैयद ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। ज़हीम साहब, हम ये बातें तो हो रही है मुज़ाकरात की, मफाहमत की, रुकावट कहाँ है? बातें सारे ही कर रहे हैं। देखिए अर्ज ये है कि ये तमाम लोग जो है ना जी, दोनों तरफ से उनका मतमा नज़र जो है वो अपनी सियासत की तरवीज और उसको ताकतवर करना है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अपने इक़्तिदार को तूल देना है, और उधर से अपने सियासी नुक्ता नज़र को जो है वो ताकत देना है। काश ये मुज़ाकरात कभी इस मुल्क के बजट में भी होते, काश ये मुज़ाकरात कभी इस गरीब की रोटी के लिए, उसके पानी के लिए, ये भी आपने गर्मी की बात की, काश कम से कम जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर ध्यान दिया गया होता 25-30 साल पहले, तो कम से कम वो दरख्त जो कटे उनकी जगह दरख्त लगा दिए होते इन लोगों ने, तो कम से कम आज ये गर्मी 51-52 पे ना होती, 40-41 पे होती। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये मुज़ाकरात अगर बजट के लिए हो, मुल्क की कौमी मामलात को सही तरीके से चलाने के लिए हो, तो फबया होने चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने और अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए हो, और कोई ऐसी निगोशिएशन करके जिसके लिए वो बड़ी देर से फरमा रहे हैं कि वो कोशिश है कि हमारी फॉर्म 45 और 47 का जो एक लड़ाई चल रही है इनके दरमियान, उसको पहले हल करें फिर हम निगोशिएट। तो देखिए इस तरह नहीं होता किसी भी मुज़ाकरात के लिए आपको बहुत कुछ फोरगो करना पड़ता है। आपको अपने मफादात को बालाए ताक रख के नेशनल इंटरेस्ट को के लिए नेशनल कंसेंसस जब करना होगा, तो यकीनन तमाम लोग जो है वो इसका फायदा उठाएंगे, और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा इकोनॉमी पर भी और निचले गरीब तक। सर अभी आपने वैसे मौसम की बात की कि इन लोगों ने पिछले 75-76 साल से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई जिसकी वजह से मौसम में आती तब्दीलियों से इंसान बच सके। तो सर लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनली जो फिनोमेना उसमें देखें तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशन में तो बहुत मिनिमल है, ज्यादातर तो डेवलप्ड कंट्रीज। क्या आपने उसके लिए 2 चीजें हैं ना, तो जो कार्बन एमिशन में आपका कंट्रीब्यूशन है उसको आपको कोई डिविडेंड्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे नाअहली है कि ये लोग नहीं ले नहीं सके। नंबर 2, जितना भी आपका हिस्सा था आपने वो तो डाला होता, तो आज आपके यहाँ जो गर्मी पड़ रही है और जो सिलसिला बन रहा है वो ना पड़ती। तो एवरीबडी हैज टू डू इज अपने 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 तरफ से अपनी जो सिमत है अपने, हाँ बस अपनी एक शमा जरूर जलाएं, और पूरी कौम का ये फर्ज है। सर अभी कुछ अनयूजुअल हुआ है जिसकी वजह से ये सियासी मफाहमत के बयान आ रहे हैं? सर अनयूजुअल तो होगा ना, देखिए एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा वाज़ेह नुक्ता नज़र होता है कि जब वो मुल्क को डीके देखती है ना किसी भी मामले में, चाहे वो फाइनेंशियल फिस्कल क्रंच हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्रंच हो, तो दिस इज व्हाई एस्टैब्लिशमेंट इज देयर। हर मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट जो होती है वो इसीलिए होती है कि जब कोई चोर डाकू गलती से आ जाए और वो लूट रहा हो मुल्क को और तबाह कर रहा हो, तो दे समबडी जो उनका हाथ पकड़ सके और मना करे यार ये ना करो। सो अगर वहाँ पे ये प्रेशर्स डेवलप हुए हैं, ऑब्वियसली ये जो जिस तरह ये रिजल्ट्स जो आए हैं इस इलेक्शन के, और जिस तरह उनको फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तब्दील किया गया, तो रिएक्शन तो आएगा ना। फिर रिएक्शन आएगा तो फिर उसमें ये भी होगा कि यार हमारा ये इशू नहीं है। लेकिन ज़हीम साहब ये कैसे होता है? लेकिन उनका ये इशू तो है ना कि इस मुल्क को, कौम को सही आगे लेके जाना और गरीब के मामलात को देखना है। ये सियासी मुफाहमत कैसे होती नजर आती है? क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट प्रेशराइज करती है फॉर एग्जांपल सियासी जमातों को कि अगर दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब तो उनको बिठा के कोई सियासी, लेकिन सर कुछ मामलात में यहीं पर ये इस्टेब्लिशमेंट ही बोन ऑफ कंटेंशन भी है कुछ सियासतदानों के लिए, उनके लिए एक नुक्ता इख्तलाफ भी यही है। वो बिल्कुल गलत कहते हैं। देखिए चीज़ें गलतियाँ हो गई होंगी, उनसे भी होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है
कि अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं ना सिस्टम से, वो एक एप्लीकेबल बात नहीं है किसी भी मुल्क में जी। दुनिया के किसी मुल्क में भी वो पॉसिबल नहीं है। और आज देखें ना, अगर हमारे यहाँ जो आपकी आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस चीज़ का है? टेररिज्म का है। सही है। तो आप मुझे बता दीजिए कि सिविल इदारों के पास क्या टेररिज्म को कन्फ्रंट करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है? तो द आंसर वुड बी नो। अगर टेररिज्म को कन्फ्रंट कर रही है एस्टैब्लिशमेंट, और कर रही है, केपीके में आपने देखा आज भी 2 बच्चे शहीद हुए हमारे कौम के, जिनका कोई चला जाता है उनसे पूछना चाहिए कि बड़ा आसान होता है कहने का कि जी वो तो जी क्या हो गया जी तनख्वाह। यार खुदा का वास्ता, मुल्क पे जान कुर्बान करने देने वालों को तुम इस तरह मतलब तमस्कर उड़ाते हो उनका। तुम घर से नहीं निकल सकते हो, और वो अगर ना जागते हो तो तुम रात को सो नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है। बिल्कुल। तो जब ये होता ये है कि जब वो इम्पैक्ट आता है ना उसका, तब वो डायरेक्टली टेररिज्म जो है वो कनेक्टेड है आपकी इंटीरियर पॉलिसी से और आपकी फॉरेन पॉलिसी, और आपकी फाइनेंस इतना बड़ा चाहिए उसको कन्फ्रंट करने के लिए कि आप अगर पैसे नहीं होंगे तो आप अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा क्वांटम चाहिए ना, वो एक नया फिनोमेना है। आपने उसके लिए मॉडम्स डेवलप करने हैं, आपने उसके लिए ट्रेनिंग्स डेवलप करनी है, आपने उसके लिए कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, और फिर उसको कन्फ्रंट करना है। सिर्फ बंदूक से तो सिर्फ टेररिज्म कन्फ्रंट नहीं होगा ना, आपने पूरी कौम को बताना है कि ये लोग जो इस्लाम का नाम लेकर इस मुल्क में जुल्म और बर्बरियत जारी रखे हुए हैं, ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये सही इस्लाम नहीं है। तो एक कैंपेन भी होगी। तो अगर वो ये तीनों चीज़ें आप उनको नहीं देंगे तो वो भी कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे, और फिर यही होगा जो होता है। तमाम चीज़ें जो है ज़हीम साहब वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई हैं। अमन की बात कर लें आप, वो भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जी बिल्कुल। मईशत की बात कर लें, सबसे ज़्यादा तो मईशत जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली। तो ऐसी सूरत में हम देख रहे हैं कि मफाहमत की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, मफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है आसिफ अली जरदारी साहब को। लगता है कि वो इसमें किरदार अदा करें? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब को मैं वाकई समझता हूँ कि वो मफाहमत के बादशाह हैं, और उन्होंने हमेशा बड़ी ज़ीरक अंदाज से, चाहे उसमें उनका भी बहुत फ़ायदा हुआ, बड़े ज़ीरक अंदाज से लेकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चले, और बड़े कामयाब रहे हैं उनके जो पॉलिटिकल स्टेप्स थे जो उन्होंने लिए, और सही मायनों में एक सियासतदान जो है उसका किरदार अदा करते रहे वो। लेकिन बात यह है कि ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए ना आदमी को। अगर आपकी ईगोज आ जाएंगी तो फिर आप नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस करने की बजाय अपनी ज़ाती अना को तस्कीन देते रह जाएंगे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी को चांस मिल जाए, लोग हमें समझे कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन किया तो किसी ने भी कुछ नहीं ना बीबी इस मुल्क के लिए। ये चारों लोग जो हैं, इन्होंने पिछले 40 बरस में जो कुछ हुआ है उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, ये गरीब आवाम तो जिम्मेदार नहीं है। 43,000 अरब रुपया आ गया है, वो कहाँ गया किसी को इल्म नहीं है। अभी सर गुर्बत से हर साल 1 करोड़ लोग जो है वो नीचे चले जाते हैं इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी की सियासत की सर समझ नहीं आ रही, गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। देखें ये बड़ी, अभी जैसे गवर्नर पंजाब का जो बयान डिफेमेशन लॉ से मुतल्लिक है, जी मैं साइन नहीं करूंगा जब तक ये सियासी बरादरी के वो क्या करेंगे। लेकिन कोई है अथॉरिटी उनके पास इस हवाले से? नहीं, अथॉरिटी तो उनके पास नहीं है, आईनी और कानूनी तौर पे मिल जाएगा, वो कुछ दिन रखेंगे, वो फिर ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा, दोबारा पास किया जाएगा, और फिर उसके बाद उनके दस्तखत की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि उनका नोशन, उनका रिएक्शन और उनका नैरेटिव उस पर्टिकुलर बिल के हवाले से कौम के सामने आ जाएगा, और पॉलिटिकल लीवरेज और पॉलिटिकल माइलेज वो ले लेंगे इससे कि हमने तो इस बिल की मुखालफत की थी। भाई अक्लमंद देखे ना, पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना वो। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी वो हमने ले ली। शहबाज शरीफ साहब ने वो चौके गुलबोसी में हमने कांटों पर जुबान रख दी, तो वज़ीर आज़म बनते बनते उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का भी बिस्तरा गोल कर दिया और अपना भी कर लेंगे। अर्ज ये है कि ये यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। आसिफ अली जरदारी प्लेड वेरी स्मार्ट, उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल उहदे लिए, और हुकूमत की जो इनकम्बेंसी है, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो नुकसानात होंगे, जो महंगाई बेरोजगारी, वो जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की है भाई अब। और है मुस्लिम लीग नून को कहा जा रहा है ना कि कशकोल की बातें बड़ी करते थे, वज़ीर आज़म कशकोल पे मजाक भी उड़ाते रहे, साबिक वज़ीर आज़म का भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात की जाए तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वफाकी वज़ीर जो है मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वो कहते हैं कि रवां साल कर्ज़ों की अदायगी 8,000 अरब है, 1,000 अरब उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। कशकोल फिर तो साथ ही चल रही है। नहीं, वैसे मेरा ख्याल में जिन साहब का आप जिक्र कर रही ना, वो मुझे तो कभी उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया, अच्छे आदमी नहीं। लेकिन है तो अवाम को नजर तो आते हैं, अवाम को नजर आएगा ना जी, ये अवाम को नजर आएगा ना। और अवाम देखें, ये तो क्या कहा जा सकता है ये कर्जा हमने नहीं लिया तो पिछली हुकूमतों ने भी लिया हुआ है, फाइन आई एग्री,
अर्ज ये है कि आपने क्या किया भाई, जब 16 माह में आपने रोटी की कीमत जो थी वो 6 रुपये बढ़ा दी थी और इस मुल्क में हर चीज़ जो थी वो कहीं से कहीं चली गई थी, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आप एक बेहतर ऑप्शन है इस मुल्क में? और एक नया रिवाज इस मुल्क में शुरू हुआ है जिसका बड़ा ही अफसोस है कि जी लेसर इविल। यार ये कोई बात है? आपके पास ऑनरेबल लोग नहीं है, आपके पास पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या इस मुल्क में? लोग क्योंकि आपका सिस्टम जिससे आप लोग इलेक्ट करके ला रहे हैं गवर्नमेंट को वो इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और डिसऑनेस्ट है, और जो भी लोग उसके थ्रू आएंगे वो 2 नंबर होंगे, तो इवेंचुअली वो मुल्क के लिए क्या करेंगे? वो अपने लिए कुछ करेंगे। तो आपको पहले सिस्टम, जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात की जाती है, उसको सही खतूत पर इस्तेमाल करना है और इस ओलिगार्की को एक प्रॉपर बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना है। की जा रही है तो हुकूमत की जानिब से अवाम पर फिर बोझ डाला जाएगा। वज़ीर आज़म ने 70,000 असामियाँ खत्म करने का ऐलान किया है। देखिए ना, अब आप 70,000 लोगों को, बीच में से 40,000 तो वाकई, अब ये किन लोगों ने भर्ती किए? PIA के मैंने आपको मिसाल दी कि 900 के करीब लोग एक जहाज पे जो है वो पहुंचने हैं, जब तक कैलकुलेशन जो है एवरेजिंग 400 समथिंग है। तो अगर 500 आदमी एक जहाज पे ज्यादा होंगे तो क्या प्रॉफिटेबल होगी ऑर्गेनाइजेशन? ये सब कुछ इन्होंने किया है। ये इन्होंने टॉप हैवी जो ऑर्गेनाइजेशंस कर दी है ना सारी, ये इन्होंने अपनी भर्तियां कर करके किया है वोटर लेने के लिए। यार वोटर लेने के लिए तुमने मुल्क डुबो दिया है, तो झूठ बोलते हो, नौकरियां दे देते हो, एक एक इदारे पे इतना इतना बड़ा बर्डन डाल देते हो कि वो उस वजन से ही बैठ जाता है। तो फिर ये तो नहीं होगा ना। तो ज़हीम साहब, अगर नौकरियां नहीं देंगे फिर हाल क्या होगा? क्योंकि जिस स्पीड से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आपने क्या किया 70 बरस में? मुझे बता दीजिए, एक जुमला भी नहीं कह सकता कोई, किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है ना? पूरी दुनिया में डेनमार्क की पिछले 20 बरस से आबादी जो है वो लाहौर शहर से कम है, तो फिर आप उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो 5,000 गुना बड़ा होगा ना। लेस द माउथ्स टू बी फेड, बिल्कुल, मोर द अमाउंट टू बी गिवन टू देम फूड। सिंपल फिनोमेना। अब असल बात ये है कि जो आप बात कर रहे थे ना कि बर्जियोनिंग पॉपुलेशन, नहीं पॉपुलेशन के बाद जो उसका इम्पैक्ट है, जी आपने कहा था जॉब्स। जी जॉब्स सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर। आपने प्राइवेट सेक्टर को इतना फैसिलिटेट करना है कि आपने इंडस्ट्री की ग्रोथ, एग्रीकल्चर की ग्रोथ, आपने इन चीज़ों को डबटेल करते जाना इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, तो इवेंचुअली जॉब्स क्रिएशन होती चली जाएगी। हुकूमतों में कभी आप नहीं ओवरबर्डन करते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो भी अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करता। हुकूमत को तो आप बिल्कुल भी ओवरबर्डन नहीं करते, क्योंकि हुकूमत के ओवरबर्डन का काम डायरेक्टली इंपैक्ट जो है एक्सचेकर पे आता है। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करना है इन अ फैशन वेयर यू कैन फैसिलिटेट लो कार्डर्स। और देखिए, हर कोई तो BA पास या FA पास नहीं होता ना। तो जो फिनोमेना है वो ये कि जिस कैलिबर की आप जॉब ढूंढ रहे हो, उस कैलिबर की जॉब आपको अवेलेबल होती है। तो आपको तमाम सेक्टर्स में काम करना है, एग्रीकल्चर में काम करना है। साहब, जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, उनको उनकी दिहाड़ी के जो निर्ख मुकर्रर किए गए हैं वो ही नहीं दिए जाते। क्योंकि आप देखें वो क्यों नहीं दिए जाते? टेक्निकल ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस मुल्क में। Exactly. अगर आपने उन बेचारों को जो 6, 7, 8 कोई भी नहीं पढ़े हुए लेकिन वो राज का काम करता है, तो क्या आपने उनको 4 महीने 6 महीने किसी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज के उसको राज बनने की तमीज सिखाई है? ज़हीम साहब, लास्ट मिनट है आपका कमेंट। एक और अहम खबर जो कल इंटीरियर मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अफगानिस्तान से ऑपरेट किया गया TTP के जो बंदे हैं वो इन्वॉल्व पाए गए 26 मार्च को, जो बेशाम में चाइनीज कॉन्वॉय पे अटैक हुआ इस हवाले से, और ये क्लियर कट कहा गया जी कि ये जो सबूत हैं सबके सामने। ये तो सबको पता है, ये आज से नहीं हो रहा, ये तो पिछले 10 बरस से हो रहा है ना मेरे भाई। तो आपने क्या स्टेप्स लिए उसके लिए? आपने बाढ़ तो लगा दी, क्या आपने, आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि आप उनको कन्फ्रंट करें लॉक स्टॉक एंड बैरल? और वो इंडिया से पैसे लेके जो 5 कौंसल खाने हिंदुस्तान ने वहाँ खोले हुए हैं और 50 करोड़ रुपया तकरीबन हर माह एक कौंसल खाने को देता है, वो किस लिए देता है? किसी ने पूछा है? आपने कभी ह्यूमन को आवाज उठाई इस पे? यार ये कौन लोग हैं जो हम बैठे हिंदुस्तान का? अब हिंदुस्तान, वहाँ पे अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बिल्कुल, मर्सनरीज की तादाद, क्योंकि वहाँ कोई कारोबार नहीं है, ऐसे ही वहाँ यही काम हो रहा है, पैसों के लिए वो किसी को भी पैसे देके घेरते हैं और आपके मुल्क पर हमलावर हो जाते हैं, और 5th जनरेशन वॉरफेयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब कुछ वहीं से हो रहा है। अब ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आपका वो रिलेशनशिप जो अफगान गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए था, वो मुसलमान भी है, वो आप नहीं बना सके। इट्स अ सीरियस फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। आ गया ज़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।